हेलो एवरीवन, मैंडरिन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके सामने इकोनॉमी की समस्याओं का हल लेके हाजिर हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमी का पोर्शन हमारे आरएस के प्री एग्जाम्स के लिए मेंस में और इसके अलावा राजस्थान सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और इकोनॉमी के नाम से विद्यार्थी हैं वो दूर दूर भागते हैं और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि इस पोर्शन को स्किप करते हैं। तो वर्तमान में जो कंपटीशन का लेवल है उसमें आप किसी भी एग्जाम में किसी पोर्शन को स्किप करके जाएं, छोड़ के जाएं, तो ये आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं उसको कम करता है। और जैसा कि जानते हैं, आप तो जानते हैं कि तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मच अवेटेड वैकेंसी है, बहुत बड़ी संख्या में 1035 के आसपास जो पद आए हैं, तो ये इसने एक आकर्षण का काम किया है। अब आपको आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए किसी भी पोर्शन को छोड़ के जाना की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पे हम इकोनॉमी को यहाँ सबसे पहले इसलिए लेके आए हैं ताकि जो सबसे कष्टकारी चीज है उसका निवारण पहले किया जाए। और किसी भी सूरत में जो आप तैयारी कर रहे हो तो आपके साथ संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इकोनॉमी के जो हूबहू सिलेबस में क्या लिखा है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो आरएस 2021 का पेपर हो, 23 का पेपर हो या 24 का पेपर हो, और इसके अलावा जो हमारे सब इंस्पेक्टर के 2018 और 2021 के जो पेपर्स हुए उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। हालांकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो परीक्षाएं हैं वो 2021 से लेके 25 में जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनके आधार पे हमारा जो कंटेंट हमने तैयार किया। इस मॉड्यूल की विशेषता क्या रहेगी उसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यू हम आपके साथ बने रहेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो भी हम क्लासेस ये इनिशिएटिव लेके आए हैं, आई नो इकोनॉमी थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन इसको बहुत सिंपल तरीके से सिलेबस के ओरिएंटेड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके आधार पे आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा, ये जो हमारी क्लासेस होगी ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसका फायदा अपने साथियों को दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपने माध्यम से उनको शेयर करना है ताकि उनको भी इसके बेनिफिट मिल सकें। और जैसे जैसे आपके कोई डाउट्स होंगे वो डाउट्स हमें आप पूछ सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारा एक बेटर कम्युनिकेशन का माध्यम चलेगा। जिससे क्या होगा, हमारी इस तैयारी में आपको कोई दुविधा आ रही है, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उसका समाधान देने का हम प्रयास करेंगे। ये जो क्लासेस होगी मोस्टली हिंदी में चलेगी और बाईलैंग्वेज है। और आप जानते हैं कि यदि आप सिलेबस को भी देखेंगे, चाहे वो आरएस का हो या फिर हमारा सब इंस्पेक्टर का हो, इसमें ये खास बात है कि इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसकी लैंग्वेज भी मोस्टली इंग्लिश में लिखी हुई है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज को भी समझना होगा। अब इसके अलावा सबसे पहले यदि हम देखें तो हमें ये जानना होगा, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और सबसे पहला टॉपिक जो हमारा बजट का है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही इसमें आरएस का पेपर 1 जो होता है, आरएस में आप जानते हैं कि आरएस का जो जीएस का पेपर 1 है, उस जीएस के पेपर के अंदर इंडियन इकोनॉमी के ऑलमोस्ट, यदि आप 2021 के उसकी बात करें क्वेश्चन पेपर की, जो आरएस का 2021 का, उसके बाद 2023 का और 2024 के जो प्रीलिम्स में, तो आरएस 2021 के अंदर 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 23 के अंदर 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2024 के अंदर 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो क्वेश्चंस पूछे गए मैं कंप्लीटली आपको इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में बता रहा हूँ। किसके संदर्भ में? इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में। और यदि हम राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के पेपर में 2 पेपर होते हैं। जो आपका प्रथम पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है, वो जो पेपर है हिंदी के लिए है, और जो दूसरा पेपर है वो आपके जीके और जीएस के ऊपर फोकस करता है। और इसके अंदर इंडियन इकोनॉमी का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं तो ये कहूंगा आरएस के पेपर में जितना इंडियन इकोनॉमी का वेटेज नहीं है, उससे ज्यादा वेटेज किस में दे रखा है? राजस्थान पुलिस के एसआई के पेपर में दे रखा है। कैसे दे रखा है? आपको ये जानना होगा कि आरएस का जो पेपर होता है उसमें जीके वाले पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं, जबकि जो एसआई का पेपर है उसके अंदर सवाल कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। अब 100 क्वेश्चन में से राजस्थान पुलिस वाले पेपर में आप सवालों को देखो कितने आ रहे हैं। तो यदि हम राजस्थान, ये आप 2016, 21 में 3 शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था, तो आप जानते हैं कि जो 13 को पेपर हुआ, फिर 14 और 15, तो ये तीनों अलग अलग जो आपके पेपर हुए 2021 के 3 शिफ्ट के अंदर, उन तीनों का हमने वर्गीकरण ले रखा है। तो इसके आधार पे अब देखो 2016 से पहले इसकी वैकेंसी तो बहुत पहले की थी, उसका कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि उस बात को 1 दशक से ज्यादा हो जाएगा। और मेनली हमारा टारगेट भी 2021 में जो प्रश्नों का बेस रहा वो, और जैसे प्रश्न अभी करंट में पूछे जा रहे हैं वो, और आरएस में जो अभी रिसेंटली पूछे गए, इसके आधार पर ही हमने इकोनॉमी के प्रश्नों को बनाया है। पटवारी के एग्जाम में तो आते ही नहीं है। इसके अलावा जो वीडियो का एग्जाम हुआ
और जो फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी इकोनॉमी से पूछे गए कंसेप्ट है उसको हमने हमारे सिलेबस के अंदर डालने का प्रयास किया है। तो जो मेन आरपीएससी और आरएसएसएमबी दोनों के द्वारा जो प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं जिसके ऊपर उनका वेटेज है उसको इंटीग्रेट करने का हमने प्रयास किया। अब एसआई के पेपर में वेटेज बता रहा था, तो एसआई के पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100 होते हैं। अब इस 100 क्वेश्चन में से यदि आप इंडियन इकोनॉमी को देखें तो आप देखो 2016 में तो 10 प्रश्न पूछे गए, चलो कोई बात नहीं। 21 में जो 13 तारीख को पेपर हुआ उसमें सवाल पूछे गए 11, उसके बाद जो 14 तारीख को पेपर हुआ उसमें पूछे गए 9, और फिर 15 तारीख को पेपर हुआ उसमें पूछे गए 7। तो ये प्रश्नों का स्तर रहा। तो आप देख सकते हैं अगर हम एवरेज भी निकालें तो 8 से ऊपर बनते हैं। और देखो इकोनॉमी हमारी आज के तारीख में मेन बैकबोन है कि आपकी कंट्री कैसे प्रोग्रेस करेगी और किस आधार पे आपके लोगों का डेवलप होगा। और आज आप जानते हैं कि हर जगह डेवलपमेंट की आग लगी हुई पूरे विश्व के अंदर, और जिस तरह से प्रोटेक्शन की पॉलिसी चल रही है, विश्व में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिसरप्शन हो रखा है। तो इकोनॉमी के कंसेप्ट पे बहुत फोकस है। तो हमें इसके आधार पे इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से तैयार करने की जरूरत है। और आप देखो हम फोकस ज्यादा करते हैं राजस्थान इकोनॉमी पे, जबकि उसके प्रश्नों की संख्या कंपैरेटिवली इंडियन इकोनॉमी से आधी है। क्योंकि प्रश्न पत्र बनाने वाले को भी मालूम है कि देखो लोगों का ज्यादा ध्यान होता है राजस्थान इकोनॉमी पे, तो लेकिन हमें ध्यान देना है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी। ऐसा नहीं कि इसको स्किप करेंगे, लेकिन ये राजस्थान इकोनॉमी की जो चीजें हैं वो आपके राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से कवर हो जाती है। जबकि इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपके बेसिक कंसेप्ट भी हैं, और इसके अलावा जो आपके करंट के अंदर बजट है, इकोनॉमिक सर्वे, कुछ चीजें उनसे। हालांकि भारत के इकोनॉमिक सर्वे का इतना रोल नहीं है, लेकिन कुछ स्कीम्स है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनका ध्यान हमें होना चाहिए। तो ये एसआई को लेकर के आपकी क्लैरिटी होगी। और आरएस के पेपर के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखो प्रश्न कितने आए। एवरेज जो एसआई का पेपर होता है उसके अंदर लगभग 9 से 10 सवाल कम से कम पूछे जाने की संभावना अभी ऐसी लग रही है इस बार के जो अप्रैल में हमारा पेपर प्रस्तावित है। और जो आरएस का पेपर है उसके अंदर भी 9-10। अब ये सवाल पूछे जाते हैं 150 में से, और ये जो आपसे 9 या 10 सवाल पूछे जाते हैं 100 में से। तो यदि आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, करीब करीब 10% वेटेज है किसका? इंडियन इकोनॉमी का, सब इंस्पेक्टर के हमारे पेपर 2 के अंदर। तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते, 10% बहुत ज्यादा होता है। अब ये हमने आपको थीम बता दी। इस थीम के बाद अब थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए, क्लैरिटी सिलेबस को लेकर के। यदि अपन देखें तो जो हमारा इकोनॉमी का सिलेबस दे रखा है हूबहू मैंने वहीं से ये कॉपी ली है। ये जो आप सिलेबस देख रहे हो ये सिलेबस है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का 2024 का जो सिलेबस आया था प्रीलिम्स का, उसके अंदर से मैंने ये उठाया है। तो इसमें क्लियरली लिखा है कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के मौलिक वो जो चीजें हैं, मूल चीजें, उनके बारे में बात करिए। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग, फिर बैंकिंग है, पब्लिक फाइनेंस है, गुड्स एंड जीएसटी टैक्स की बात करी, नेशनल इनकम की बात करी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करी। तो बेसिकली पहला मेन टॉपिक है और यही सबसे बड़ा टॉपिक है। उसके बाद फिर आपके अकाउंटिंग के अंदर इसके कंसेप्ट, टूल, यूज आ गए, फिर स्टॉक एक्सचेंज आ गया, शेयर मार्केट आ गया, और फिर आपका फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी आ गई। इसके साथ सब्सिडी है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ई कॉमर्स है, इन्फ्लेशन है, उसके कंसेप्ट, इम्पैक्ट और कंट्रोल मैकेनिज्म। तो ये किसमें है? ये सारे के सारे आरएस के सिलेबस में। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि सर दोनों चीजें क्यों चला दी। अब ये जो सिलेबस है वो सब इंस्पेक्टर का साल 2021 का जो सिलेबस था उसके आधार पर है। अभी तक उम्मीद है कोई चेंजेस नहीं होगी। अगर कोई ये देखो ये चीजें तो चेंज होनी ही नहीं है। कुछ नई चीज अगर इंटीग्रेट हो जाएगी तो वी विल सी, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का पेपर ऐसा होता है, ये भी एक बहुत अच्छी सर्विस है। और इस सर्विस के कारण इसका, क्योंकि देखो इसमें तीनों स्टेज है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। जैसे आरएस में तो क्या होता है, आपका प्री हो गया, फिर आपका मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू। लेकिन सब इंस्पेक्टर में क्या आपका प्रीलिम्स होगा। अब प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स कहने का मतलब जो मेन रिटन एग्जाम है उसमें 2 पेपर है, 200 और 200, 400 नंबर का है। फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल के बाद फिर आपका इंटरव्यू तो है ही। तो मतलब इंपॉर्टेंस तो है इस एग्जाम की, और लोगों में आकर्षण ही बहुत है। और देखना आप इसमें अच्छा कंपटीशन होगा। तो अभी से क्या है, अप्रैल बहुत दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है कि आप इसके लिए थोड़ा सा अपना आप तैयारी को ढीला कर दें। अब क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं कि जनरली ऐसा माना गया कि 3 से 4 महीने हमको आरएस के प्री के पेपर को क्लियर करने के लिए चाहिए। जो सब इंस्पेक्टर वाला पेपर है उसमें आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिला है कि आपको 3-4 महीने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आप जिन पोर्शंस में वीक है, जिनको आपने सिलेबस के हिसाब से ओरिएंट नहीं किया है, जिनका रिवीजन आप अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, उन चीजों पे फोकस करना है। तो ये इसीलिए
इसको आपको कहीं यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा, सिलेबस के ओरिएंटेशन के आधार से कराया जाएगा। और इसी के साथ ना सिर्फ जो पीपीटी हम लेके आ रहे हैं वो, इसके अलावा आपको मैंडेरियन एकेडमी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको इनको पढ़ना है, और यदि इस दौरान 4-6 महीने में यदि इन टॉपिक्स के ऊपर करंट अफेयर के माध्यम से कोई ऐसी चीज नहीं आती है जिसको हमारे नोट्स के अंदर हमको इंटीग्रेट करना है, तो वो डेफिनेटली आपको बताऊंगा। ये ऑलरेडी जो हमारी करंट अफेयर वाली सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे, वहां से बता सकते हैं। अदरवाइज इसके ऊपर हम कोई वीकली 1 या 2 क्लासेस करंट अफेयर के ऊपर लेके आ जाएंगे, ताकि हम ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में तैयार रहें। तो अब ये एसआई वाले सिलेबस में था, वो जो भी सेम है। देखो, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा है, बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग उसमें भी था, बैंकिंग था, पब्लिक फाइनेंस था, नेशनल इनकम इसमें भी लिखा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लिखा। उसमें केवल एक टैक्स का अलग था, इसमें टैक्स नहीं है। तो लेकिन टैक्स जो है वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर अकाउंटिंग के कंसेप्ट, टूल्स एंड यूज आ गए, स्टॉक एक्सचेंज आ गया, शेयर मार्केट आ गया, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों आ गई, सब्सिडीज है, हमारा जो पीडीएस का सिस्टम है वो, उसके बाद आपका ई कॉमर्स और इन्फ्लेशन के कंसेप्ट, इम्पैक्ट, और उसके बाद में कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके अंदर हमारा मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जिसकी हम बात करते हैं आरबीआई के द्वारा, वो, और उसी की बात दोबारा से इधर मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी की गई है। तो कई चीजें ओवरलैपिंग है, इसको भी हम बैलेंस कर लेंगे। और ये बेसिकली सिलेबस है। थोड़ा सा क्या सिलेबस भी 1-2 बार दिखाने का मकसद ये है कि ये भी आपके दिमाग में, जहन में कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ इन द सेंस एटलीस्ट आपको पता होगा मुझे कौन सी चीजें हैं यदि करंट में आ रही तो पढ़ना है। अब इनकम टैक्स का नया एक्ट आया है, उसमें सुधारों की बात चल रही है, तो क्या हमारे सिलेबस में है, हमें पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली पर कैपिटा इनकम के बारे में कोई नई चीज आ गई है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी को लेकर कोई आ गया, जीडीपी को लेकर कोई नए आंकड़े आ गए, उसका बेस ईयर बदला गया, ये वो। अगर ऐसी कोई भी चीज है, क्या हमें उसको पढ़ना है या नहीं, इसको लिए थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर भी अपनी फर्म ग्रिप होनी चाहिए। ये उद्देश्य था इसको दिखाने का। क्लियर है? तो ये मेन बात है जो मैंने आपको समझानी थी, वो समझा दी। अब इसके बाद हम आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, हम इंट्रोडक्शन क्लास के साथ ही आज हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो क्लासेस चल रही हैं आप उसको फॉलो करें। अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स की आवश्यकता है तो आप थोड़ा सा अपने हाथ से नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि पीपीटी है, जो ये एनोटेटेड पीपीटी है जो हम इसके ऊपर लिखेंगे वो आपको मिल जाएगी, और इसके अलावा जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो उनको भी आप रेडी रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। और जैसे जैसे इसमें एक थोड़ा सा हमने एक इम्प्रूवमेंट ये किया है कि जैसे जैसे हमारी क्लासेस होगी वैसे वैसे आपको इमीडिएटली नोट्स दे जाएंगे, ताकि क्या है आपका रिवीजन भी हो जाए, बर्डन भी ना बढ़े, और साथ में यदि कोई प्रश्न वगैरह पूछे जा रहे हैं उसका हम एक सेट निकाल करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपको ओवरऑल सब कुछ मिल जाए, यहाँ वहां ना भटकना पड़े। बस मेरा यही कहना है आपसे। तो अब पहली बात तो इस वर्ड से नहीं डरना है, मेरी फर्स्ट रिक्वेस्ट है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स तो बड़े ही सिंपल इकोनॉमिक स्टडी होती है, और इकोनॉमी जो है इकोनॉमिक्स को जो पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं। हमें इसको लेके बिल्कुल नहीं डरना है, इसी को स्ट्रेंथन करना है, और यही हमारा मूल आधार बनेगा, क्योंकि 10% का वेटेज है हमारा दोनों ही पेपर के अंदर लगभग, और करीब करीब 8% का वेटेज है आरएस के अंदर। प्रश्नों का स्तर दोनों में ही सिमिलर रहता है, काफी अच्छा हो चुका है लेवल। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ रहे हैं, एक ही प्रश्न के आप ये मान लो आपको 4 वाक्य दिए जा रहे हैं, यानी कि आप एक प्रश्न में 4 प्रश्नों के उत्तर दे रहे हो। तो ये थोड़ा पैटर्न बदला है, उसके आधार पे बहुत अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे फैक्ट्स आ गए मैंने याद कर लिया। ये जो समय भी आपको दिया गया है ना, कम से कम अप्रैल तक का, तो आपको ये भी समझना होगा ये अप्रैल तक का समय आपको ये बोलने के लिए बोल रहा है कि आप अपने आप को कंसेप्चुअली और स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है, ये हमारे पास मौका है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आज हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला आपने देखा सिलेबस के अंदर पहला टॉपिक क्या है, तो सिलेबस के अंदर पहला टॉपिक है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग। जो बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग है उसके बारे में बात करेंगे हम। ओरिएंटेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। सिलेबस में प्रश्न कहां से आते हैं हमें वही ध्यान रखना है, तो उसके आधार पर हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब कि देखो, हमने बोला कि आज हमारी क्लास किसकी है, बजट की। ठीक है, अब जो ये बजट है, क्या ये वर्ड कहीं पे भी मेंशन है संविधान में या फिर हमारे कहीं प्रोसीडिंग में? तो बजट का मेंशन कहीं भी नहीं है।
संविधान वगैरह में इसकी कोई परिचर्चा नहीं, कहीं भी ये शब्द मेंशन नहीं किया गया। ये प्रैक्टिस में है, आम बोलचाल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन हमारा जो लोकसभा, जो हमारे जो संसद है, उसका एक सत्र चला जाता है, वो भी बजट सत्र के नाम से होता है। 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, बजट सत्र होता है। तो बजट शब्द कहीं पर भी मेंशन नहीं है। बजट की जगह यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो हमको क्या मिलता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या नाम है, इस टर्म को जरूर याद रखें क्योंकि एज इट इज लिखी है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो शब्द है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये शब्द हमारा बजट के स्थान पे इस्तेमाल होता है। और ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें क्या है, इसका हमको जो विवरण मिलता है वो संविधान के आर्टिकल 112 के अंदर मिलता है। ठीक है, पहली बात तो क्लियर है। कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 है, वो क्लियरली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। अब ये जो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण है, इस वार्षिक वित्तीय विवरण के अंदर क्या जानकारी, वार्षिक वित्तीय विवरण के अंदर क्या जानकारी है, तो अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि सरकार कितना तो एक्सपेंडिचर करने का प्लान है, सरकार के पास कितना रेवेन्यू है, और ये चाहे आपका कैपिटल हेड हो और आपका रेवेन्यू हेड हो। आप जानते हैं कि 2 प्रकार के हेड होते हैं। हेड की बात करें तो उसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, बजट हमेशा 2 भागों में बांटा होता है। एक को हम बोलते हैं रेवेन्यू बजट, या फिर राजस्व बजट, या फिर रेवेन्यू, आप खाली उसको रेवेन्यू भी बोल सकते हो, और कहीं कहीं पे ये चीज रेवेन्यू अकाउंट भी लिखी होती है। लेकिन ये जो डायग्राम लिया है वो एनसीईआरटी से लिया है, तो इसके अंदर जो इसमें लिखा है उसके ऊपर ज्यादा हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। तो बजट को 2 भागों में बांटा गया, एक रेवेन्यू बजट है, दूसरा आपका कैपिटल बजट है। अब रेवेन्यू बजट का मतलब जनरली यही होता है कि जो आम छोटे मोटे खर्चे होते हैं। अब सरकार के स्तर पे तो हर खर्चा बड़ा ही होता है, लेकिन आप ये मान के चलो, जैसे एक परिवार में यदि कोई जैसे एक परिवार है, उस परिवार में 2 प्रकार के खर्चे हो सकते हैं। एक खर्चा होता है कि रोज उनकी दिनचर्या चल रही है, सब्जी लेके आना है, दूध आना है, तो उसके कुछ बेसिक खर्चे हैं, गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए, या फिर बच्चों की शिक्षा के लिए आपको हर महीने फीस देनी है। तो ये क्या है, ये उसके, आप एक तरह से ये मान लो ये उसके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू बजट का पार्ट है ना। उसके बाद क्या होता है, कई बार परिवार को छोटी मोटी इनकम हो सकती है। मान लीजिए कहीं किसी को छोटा मोटा पैसा दे रखा है आपने, तो वो पैसे से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी छोटी सी दुकान है, उस दुकान से आपको किराया मिल रहा है, तो वो आपका वो रेवेन्यू का पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप कहीं जॉब कर रहे हो, जब आप जॉब कर रहे हो तो आपको कुछ पैसा मिलता है, तो वो सारा का सारा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा एक परिवार के स्तर पे। यदि राष्ट्र के स्तर पे देखेंगे तो राष्ट्र के स्तर पे क्या होता है, सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है वो सारा का सारा किस में जाता है, आपका रेवेन्यू हेड में जाता है। अब इस रेवेन्यू हेड के अंदर भी क्या होता है, ये यहाँ पे गलत लिखा है एनसीईआरटी में भी, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व की प्राप्ति और राजस्व का खर्च, तो ये राजस्व। और दूसरा होता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब जमा पूंजी के आधार पे। अब कैपिटल का मतलब क्या है, आप समझो एक परिवार के स्तर पे देखो, आपको मकान बनाने का निर्णय लेना है, तो मकान बनाने का निर्णय लेना है कि मतलब कि उसके लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, और वो एक ऐसा पैसा है वो स्थायी पूंजी की तरह कार्य करेगा, लंबी अवधि के लिए आपका एसेट बन के रहेगा। तो वो जो आपका मकान है वो एक तरह से क्या हो गया, आपका कैपिटल हेड हो गया। तो कैपिटल बजट के अंदर सरकार क्या करती है, सरकार जो स्थायी भवन का निर्माण करना है, रोड का निर्माण हो गया, रेलवे ट्रैक्स का निर्माण हो गया, ऐसी स्थायी पूंजी जो लंबी अवधि तक सरकार के पास रहे, उसको हम बोलते हैं कैपिटल बजट। तो एक रेवेन्यू हो गया, कैपिटल। रेवेन्यू के अंदर आम, मैंने बता दिया आपको, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर आते हैं। अब इसके अंदर रिसिप्ट भी है और एक्सपेंडिचर भी है। सेम कैपिटल के अंदर भी रिसिप्ट भी है और एक्सपेंडिचर भी है। अब इसके अंदर जो क्या है, जैसे सरकार के स्तर पे देखो तो सरकार को रेवेन्यू हेड में, राजस्व में कहाँ से पैसे मिलते हैं, तो उसके अंदर क्या हो, टैक्स रिसिप्ट हो सकती है, नॉन टैक्स रिसिप्ट हो सकती है। नॉन टैक्स रिसिप्ट जैसे क्या है, सरकार को कहीं भी कोई अपनी परिसंपत्तियों से कोई पैसा मिल गया। टैक्स रिसिप्ट तो आप जानते हैं, जो आप इनकम टैक्स पे करते हो, कॉर्पोरेट टैक्स होता है, तो हम वो भी देखेंगे कौन से हेड से कितना पैसा कहाँ से आता है। तो वो सारी चीजें क्या है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, इन दोनों से जो सरकार को पैसा प्राप्त होता है वो किस में जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, आप कोई भी सरकार कोई भी स्कीम है, उस स्कीम के अंदर सरकार खर्चा कर रही, तो वो उसका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है। अब होता क्या है, इसके अंदर एक बोलते हैं हम प्लान एक्सपेंडिचर और दूसरा बोलते हैं हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, जिस चीज को आपने प्लानिंग करके, जैसे आप जानते हैं पहले हमारे यहाँ पे 5 ईयर प्लान करके कंसेप्ट चलता था। जब हमारे यहाँ पे क्या था, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन आपने आजादी के बाद बनाया था, भारत में विकास की गति को बढ़ाने के लिए आपने प्लानिंग कमीशन बनाया। अब प्लानिंग कमीशन आप जानते हैं कि लास्ट प्लानिंग कमीशन था वो कौन सा था,
12वां प्लानिंग कमीशन था। प्लानिंग कमीशन का उद्देश्य क्या होता था? प्लानिंग कमीशन प्लान करता था कि भाई इस फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में हम ये काम करेंगे, सेकंड प्लानिंग कमीशन में ये काम होगा, इस बार हम एग्रीकल्चर को ध्यान देंगे यानी कि प्राइमरी सेक्टर को, सेकंड 5 ईयर प्लान में प्लान बना के चलो नहीं हमें थोड़ा सा इंडस्ट्री को ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो काम होते थे प्लान करके होते थे, तो उस प्लानिंग वाले काम को प्लान एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये जो प्लान है वो रेवेन्यू के लिए भी लागू होता है और कैपिटल हेड के लिए भी लागू होता है। लेकिन प्लान करने का मतलब ऐसी चीज जो पहले से निर्धारित है कि भाई मैंने तय किया है कि इस वर्ष भारत के अंदर मैं 5000 किलोमीटर की रोड है उनका रिपेयर का काम करेंगे, और हमने एक काम और तय किया है कि हम 200 किलोमीटर की रोड है वो नहीं बनाएंगे। अब देखो 200 किलोमीटर की रोड नहीं बना रहे हो तो खर्चा लगेगा उसमें, लेकिन जब आप नई रोड बना रहे हो तो वो कैसी होगी? आपके लिए एक स्थायी पूंजी होगी, तो वो कहां चला जाएगा? कैपिटल हेड के अंदर। और फिर चूंकि खर्चा तो है, आप 200 किलोमीटर की रोड बना रहे हो, मान लो उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए लगे, तो वो 200 किलोमीटर की रोड लगने के लिए जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कैसा एक्सपेंडिचर होगा? प्लान, क्योंकि आपने प्लान किया है हम 200 करोड़ रुपए की रोड बनाएंगे। अब देखो 200 किलोमीटर की रोड बनाएंगे 10,000 करोड़ में, ये एक्सपेंडिचर हो गया। अब आप एक और विचार ये भी ला सकते हो, अचानक क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे यहाँ पे हमने प्लान किया ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाए। अब ओलंपिक गेम्स का आयोजन भी प्लानिंग करके होता है। मान लो यदि कोई ऐसा कैटास्ट्रॉफ आ गया, भाई कोई सुनामी आ गई, अब उस सुनामी के कारण क्या हुआ? उड़ीसा के तटीय क्षेत्र के अंदर मान लीजिए वहां की रोडें हैं वो क्षतिग्रस्त हो गई, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? आप कोशिश करोगे कि जो रोडें क्षतिग्रस्त हुई है उसका इमीडिएट रिपेयर करना है। अब बजट के अंदर तो प्रावधान नहीं किया था, क्योंकि बजट क्या होता है? एक साल का बजट क्या करता है? बजट के अंदर आपका एक साल, एक वित्तीय वर्ष के लिए जो आपका खर्चा है, एक साल का जो खर्चा है ना, वो आप प्लान करते हो। तो ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर का खर्चा होता है इसके अंदर। अब एक फाइनेंशियल ईयर के जो खर्चे के लिए जो पैसा वो बजट में, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी चीजें आ गई जो कि बजट में हमने ऐसा प्लान नहीं किया था, उससे अलावा कुछ दुर्घटनाएं हो गई, जैसे मान लीजिए कोई सुनामी आ गई है, कोई तूफान आ गया और उसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, तो उन चीजों को जो भरपाई होती है वो कैसा होता है? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। आपको काम तो करना पड़ेगा ना, तो वहां पर भी आप रोड बना रहे हो तो इसलिए कैपिटल हेड में जाएगा, लेकिन ये पहले से निर्धारित नहीं था, इसलिए हमने इसको क्या बोला? नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये प्लान और नॉन प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये बेसिक कंसेप्ट है। और फिर रेवेन्यू के अंदर भी ऐसा ही है, रेवेन्यू के अंदर भी आप समझ लो, मान लीजिए प्लान एक्सपेंडिचर तो क्या है कि रेवेन्यू के अंदर आपको सैलरी बांटनी पड़ती है आपके एम्प्लॉयज को। तो इस वर्ष हमने प्लान किया कि हमारे पास मान लीजिए 10 लाख एम्प्लॉय है, 10 लाख एम्प्लॉय के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का सैलरी का हमको भुगतान करना, तो ये खर्चा है। अचानक मान लीजिए क्या हुआ कि कोई ऐसी त्रासदी आई या कोई दुर्घटना हुई कि 200 एम्प्लॉय है, उनका किसी कारण से मान लीजिए देहांत हो गया, तो अब जो देहांत हुआ तो उनके लिए एडिशनल आपको पैसे देने पड़ेंगे, भाई पैसे देने पड़ेंगे, उनका इंश्योरेंस के पैसे होंगे या कुछ ना कुछ होगा, वो सारा पैसा वो सरकार को अपने हेड से निकालना पड़ेगा। तो सरकार ने वो तो नहीं माना था, तो वो उसका नॉन प्लान का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अदरवाइज कैसे ले सकते हैं? मैंने बोला कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उसके लिए पैसा कहां जाता है? आपका रेवेन्यू हेड से। अब रेवेन्यू हेड में भी क्या एक्सपेंडिचर है? खर्चा है। अब खर्चा आपने प्लानिंग किया, प्लानिंग करके आपने बोला कि हम इस बार 100 किलोमीटर की रोड है उसको क्या करेंगे? रिपेयर करेंगे। रिपेयर का काम जो होता है वो किसमें आएगा? रेवेन्यू में। नई रोड बनानी होती किसमें आता? कैपिटल में। तो आपने रिपेयर का काम किया, लेकिन अचानक से क्या हुआ? मान लीजिए कि अमेरिका के प्रधानमंत्री, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी विजिट हो जाती है जयपुर के अंदर। अब जयपुर में जो उनकी विजिट है, अब इस विजिट में क्या हुआ? जयपुर को तो चमकाना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारी जो खराब स्थिति की रोडों को दिखा नहीं सकते। तो अचानक से आपको एडिशनल फंड चाहिए, तो सरकार क्या बोलेगी? चलो हम पैसे देते हैं, लेकिन वो पैसा कैसा है? नॉन प्लान। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अपने मेन बजट के अंदर 2 हेड होते हैं, एक रेवेन्यू, एक कैपिटल। दोनों को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है रिसिप्ट और दूसरा होता है आपका एक्सपेंडिचर। और तीसरी बात करें, तीसरी बात आपको ये समझनी होगी कि हमने जो रेवेन्यू की रिसिप्ट है वो क्या है? आपका ऑपरेशनल खर्चे हैं, ऑपरेशनल जो पैसा आता है वो। उसके बाद जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्लान रेवेन्यू और नॉन प्लान। फिर कैपिटल हेड के अंदर रिसिप्ट तो क्या है? बाहर से आपने कोई पैसे ले लिए। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? सपोज मान लीजिए सरकार के पास अपनी कंपनी है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसका एयरक्राफ्ट बनाने का काम है, एयरफोर्स को सपोर्ट करता है, अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग करता है, सरकार का बहुत अच्छा स्टेक है। सरकार डिसाइड करती है कि यार हमें तो पैसे चाहिए। अब सरकार पैसे देने के लिए क्या कर सकती है? उसकी जो खुद की कंपनियां हैं उसके अंदर सरकार की हिस्सेदारी है। सरकार बोलती थोड़ी मैं अपनी हिस्सेदारी कम कर देता हूँ, उससे क्या होगा? जिसको मैं हिस्सेदारी बेचूंगा उसको पैसे देने पड़ेंगे और सरकार के पास उस वित्त वर्ष के लिए पैसे आ जाएंगे। तो इसी प्रकार सरकार क्या कर सकती है? उसकी जो पीएसयू है,
जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो हमारी कंपनीज है सरकार की, उन सरकार की कंपनीज की जो भागीदारी है उसको कम करेगी। उसको कम करने से सरकार को पैसे मिलेंगे। जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन आपने नाम सुना होगा। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो एसेट्स हैं, जो सरकार की खुद की संपत्तियां हैं, उन परिसंपत्तियों को हम मोनेटाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, प्राइवेट इंडस्ट्री है उनको बोल रहे हैं कि आप इनको खरीदो। जब वो खरीदे देंगे हमको पैसे देंगे, और वो पैसे सरकार अपने कैपिटल रिसिप्ट में लेके आती है, जिससे बजट जो है आपका बैलेंस रहे। ये हो गया। इसके अलावा मान लीजिए फिर भी देखा गया कि भाई सरकार ने सोचा था कि इस बार हमारा प्लान है कि हम 1 लाख करोड़ रुपए की अपनी परिसंपत्तियां बेचेंगे और उससे हमें हिस्सेदारी घटाएंगे, उससे पैसा मिलेगा। अब हो नहीं पाता वैसा। मान लीजिए सरकार ने 1 लाख करोड़ में से 80,000 करोड़ की परिसंपत्तियां बेच दी, लेकिन फिर भी सरकार के पास कितने कैसे कम पड़ गए, 20,000 करोड़। अब 20,000 करोड़ रुपए सरकार कहां से लेके आए? तो सरकार ने प्लान किया, काम करते हैं हम उधार ले लेते हैं। तो उधार कैसे ले सकते हो? उधार आप विदेश से ले सकते हो, और उधार आप देश के अंदर से भी ले सकते हो। विदेश के अंदर जैसे आपका IMF हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, कोई दूसरा राष्ट्र हो गया, या फिर आप न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका किसका है, ब्रिक्स का है। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है। तो आपने किसी ना किसी राष्ट्र से पैसे ले लिए। अब ये पैसे, ये वर्ल्ड बैंक और IMF तो पैसे तब देते हैं आपको जब कोई आप परिसंपत्ति क्रिएट करते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए देते हैं। तो अब आपने ये पैसे लिए, जब ये वहां से पैसे 20,000 करोड़ सपोज कि आपको IMF ने दिए, तो ये जो पैसा आएगा वो आपका किस में आएगा, कैपिटल हेड के अंदर। तो ये आपको सरकार यहाँ पैसा आ जाएगी। और खर्चा मैंने आपको बता दिया, जब भी आप कोई ऐसा अच्छा काम करोगे जिससे किसी स्थायी पूंजी का निर्माण होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये हमारे बजट के 2 हेड बने जिसकी हमने बात करी। अब ये हमने बात क्यों करी थी, थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए करी थी। अब जब हम यहाँ थे, हमने यहाँ बात कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या था हमारा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो ये टर्म लिखी हुई है ना, ये बजट को दिखाती है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब इसके अंदर क्या है, जितना भी आपका एक्सपेंडिचर होना है, और वो जो एक्सपेंडिचर चाहे वो रेवेन्यू हो, राजस्व में हो, या फिर आपका कैपिटल स्थायी पूंजी, इन दोनों को मिला करके जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, और इन दोनों ही हेड में मिला करके आपका जो आपके पास सरकार के पास पैसा आता है, तो वो सब विवरण वार्षिक वित्तीय विवरण के अंदर सरकार संसद के अंदर उसको प्रस्तुत करती है। लोकसभा में भी करती है, राज्यसभा के अंदर करती है। तो वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको कहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका ये टर्म है, और उसके बाद ये आर्टिकल है, क्योंकि ये आर्टिकल कई बार प्रश्नों में पहले भी पूछा गया एग्जाम के अंदर, और अभी भी इसको पूछने की इंपॉर्टेंट संभावना है। अब वो क्या करेंगे, आपसे सिंपल सा सवाल दे देंगे कि बजट के प्रावधानों में से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, और उसमें एक लाइन डाल देंगे कि जो बजट शब्द भारत के संविधान में आर्टिकल 112 के अंदर उल्लेखित है। तो क्या उल्लेखित है? नहीं है। तो आपको ऐसे ही पकड़ना है। दूसरा स्टेटमेंट ऐसे दे सकते हैं कि भारत के संविधान का आर्टिकल 112, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया हुआ है, वो भारत के बजट को दिखाता है। तो वो आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो यही चीज समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो इसलिए जो चीजें यहाँ लिखी ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते और करना भी नहीं है। तो इसीलिए तो हम आपके सामने आए, ताकि आपको कहीं भी कोई किसी चीज की दिक्कत ना हो। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद आता आपका आर्टिकल 113। आर्टिकल 113 क्या है? 112 तो हो गया, उसके बाद 113। 113 के अंदर जितने भी आपके एस्टिमेट है, एस्टिमेट यानी कि आपने क्या बोला, 112 में आपने दिखाया कि सर देखो मेरा ये एक्सपेंडिचर, मेरी ये रिसिप्ट, कितना पैसा आएगा कितना जाएगा वो बताया। यहाँ आपको दिखाना है 113 के अंदर कि सर जो मेरे पास पैसा आएगा ना, जो मैंने अनुमान लगाया है कि इतना पैसा खर्च होगा, इतना पैसा आएगा, उसका आपने विवरण कहाँ दिया है? तो वो विवरण आर्टिकल 113 के अंदर लिखा होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना 112। उसके बाद आर्टिकल 114 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं, यानी कि जब भी आपको भारत की संचित निधि से कोई भी पैसा निकालना है, मतलब आप देखो ये सारा का सारा पैसा रहता कहाँ है? आपने देखा ये जो इतना पैसा आया कैपिटल हेड के अंदर और आपके रेवेन्यू हेड के अंदर, जो हमारे पास क्या है पड़ा है यहाँ पे, इन दोनों हेड के अंदर हमारे पास पैसा है। ये जो पैसा है आप इसको रखते कहाँ हो? इस पैसे को रखने का भी एक सोर्स होता है, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं, फिर हम वापस आ जाएंगे। भाई हमें समझना भी अच्छे से है ना, तो आप आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में अच्छे से आना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हमारे पास मैंने ये, तो सरकार के पास क्या है ना, कुछ हेड है। तो एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, जिसको हम बोलते हैं संचित निधि।
एक होती है कंटीजेंसी फंड, उसको बोलते हैं आकस्मिक निधि, और एक होता है पब्लिक अकाउंट। तो वो तो सिंपल है, पब्लिक अकाउंट ही है, लोक लेखा जिसको बोलते हैं। अब देखो, ये जो पैसा जितना सरकार के पास है ना, वो पैसा कहाँ रखा हमने, तो गवर्नमेंट के खुद के अकाउंट है। अकाउंट का मतलब जैसे आपका अकाउंट है, हमारा अकाउंट है, तो हम तो क्या करते हैं, हमारा अकाउंट किसी बैंक के अंदर होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट का अकाउंट है ना, वो किसके पास, गवर्नमेंट के पास। और इस गवर्नमेंट के अकाउंट के 3-4 हेड है। जैसे एक कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इसको CFI बोलते हैं। तो यानी कि ये क्या आपका CFI, तो CFI क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि है। अब ये जो संचित निधि है, ये जो हमारी क्या है, संचित निधि है, इस संचित निधि के अंदर भारत का जितना भी पैसा है बजट के अंदर का, वो सारा का सारा पैसा आपके इसमें रहता है। अब इसके अंदर अलग से कैपिटल अकाउंट है, इसके अंदर आपका रेवेन्यू अकाउंट है। अब जो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बताया कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, या फिर कैपिटल बजट क्या है, रेवेन्यू बजट क्या है, उन दोनों के अंदर जो पैसा आ रहा है ना, राजस्व का पैसा राजस्व के अकाउंट में रहेगा, और कैपिटल का पैसा कैपिटल का। अब जो ये अकाउंट है, उसके अंदर पूरी सूचना होनी चाहिए ना कि पैसा आया कहां से और पैसा गया कहां, तो उसका विवरण भी होता है। तो रेवेन्यू जो अकाउंट है, उसका जो भी आपके रिसिप्ट और जो एक्सपेंडिचर, वो मेंशन होता है इसके अंदर। और वो ये बात हमने देख ली थी, टैक्स और नॉन टैक्स, और फिर जो आपका रेवेन्यू का खर्चा है वो यहाँ मेंशन होगा। सेम कहानी कैपिटल के अंदर भी होती है, क्लियर है। इसके अलावा कंसोलिडेटेड फंड के अंदर एक और, अब पैसा कहां कहां से आ सकता है, तो एक तो कैपिटल हेड से आएगा, एक रेवेन्यू हेड से आएगा, और एक पब्लिक डेब्ट जो होता है। भाई सरकार ने, मैंने आपको बोला ना, सरकार ने क्या किया, सरकार ने कुछ पैसे उधार लिए। किससे लिए, सरकार ने पैसे लोगों से लिए, हो सकता है विदेश से लिए। ये जो पैसा आता है, पब्लिक डेब्ट होता है, उसको पैसे को भी कहाँ रखते हैं हम, संचित निधि में भी रखते हैं। जैसे मैंने बोला था 1 लाख करोड़ का सरकार ने उद्देश्य बनाया था कि 1 लाख करोड़ हम क्या करेंगे, अपनी परिसंपत्तियों को बेच के इकट्ठा करेंगे। सरकार 80,000 करोड़ की सब परिसंपत्तियां बेच पाई, लेकिन जो 20,000 करोड़ का फर्क था, वो कहां से आप फुलफिल करोगे, उसके लिए आप उधार लो। उधार बाहर से ले सकते हो, उधार अंदर से ले सकते हो। वो जो आपने उधार लिया, वो भी आपके पैसा इसी में रखा हो। इसीलिए ये जो कंसोलिडेटेड फंड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे आपको बता दूं, ये जो हमारा संविधान का आर्टिकल 266 है, उसका सब क्लॉज 1 है, उसके अंदर क्लियरली मेंशन है। सब क्लॉज 1 भी याद रखना है, क्यों याद रखना, उसका कारण है। लेकिन आपको अभी कंसोलिडेटेड फंड को याद करना है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 266 के सब क्लॉज 1 के अंदर संचित निधि का, भारत के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का विवरण है। बस इतना जानकारी आपको होना चाहिए। इस अकाउंट के अंदर पैसे रहते हैं। दूसरा है आपका कंटीजेंसी फंड। तो कंटीजेंसी फंड क्या है, ये आकस्मिक निधि है। और आकस्मिक निधि की जो हम ये बात कर रहे हैं ना, आकस्मिक निधि क्या होती है, इसमें ऐसा पैसा रखा हुआ है, ये पैसा आप देखो, हम जानते हैं कि इमरजेंसी कैसे लगती है, नेशनल इमरजेंसी, आपदा लगती है। तो आपदा जिस दिन लगती है, कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट लिखित के अंदर उसमें जो जितने इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं कैबिनेट के, वो शामिल होंगे। वो लिखित के अंदर ये राष्ट्रपति को सबमिट कर देंगे, और राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद में फिर वो लोकसभा उसके ऊपर डिबेट करती है, डिस्कशन करती है, और फिर वो लोकसभा से या फिर राज्यसभा से पारित होता है। लेकिन इमरजेंसी पहले डिक्लेयर होती है। तो जब भी कभी राष्ट्र के अंदर कोई भी ऐसी दुविधा आ जाए, जब आपको पैसा चाहिए और आपके पास समय नहीं हो कि आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सको, तो आप क्या करोगे, आप कंटीजेंसी फंड से पैसा निकाल दोगे। तो ये कंटीजेंसी फंड, इसीलिए इसको आकस्मिक निधि बोला है। जब भी आपको आवश्यकता है और उस आवश्यकता के समय आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप संचित निधि से पैसा निकाल सको, तो आप क्या करोगे, आकस्मिक निधि से पैसा निकालोगे। तो भाई इनिशियली जब हमने ये आकस्मिक निधि बनाई थी ना, तो इसके अंदर फंड कितना था, 500 करोड़ रुपए। कितना था, 500 करोड़ रुपए। आज कितना है, आज यदि आप बजट का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आता है ना, बजट एट ए ग्लांस आता है, देखो थोड़ा सा, मैं वैसे ये पीडीएफ तो वैसे ही आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर मैंने ओरिजिनल सोर्सेज ही लिए हैं, तो उसके अंदर मैंने क्लियरली मेंशन किया है। लेकिन जो बजट एट ए ग्लांस करके हमारा हर वर्ष का जो भी बजट होता है, उसके अंदर वो पहला पन्ना होता है। उस पहले पन्ने का तीसरा पेज यदि आप पढ़ोगे, उसमें क्लियरली मेंशन है कि जो कंटीजेंसी फंड है आज की तारीख में ये कितना है, 30,000 करोड़। कितना है ये, 30,000 करोड़। तो ओरिजिनली नहीं था। आज बाकी यदि आप इकोनॉमिक्स की जितनी भी हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स है, उसको आप पढ़ोगे तो आपको 500 करोड़ ही मिलता है। लेकिन आपका बजट खुद बोल रहा है कि हमारा जो कंटीजेंसी फंड है, और ये पावर किसके पास है, ये संसद के पास पावर है, क्योंकि इन दोनों के पास अधिकार संसद का ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि कंसोलिडेटेड फंड से आप जब भी 1 रुपया भी आप निकालोगे, तो पहले संसद इसको वोट करेगी।
जब वोट होगा उसके बाद आप संचित निधि से पैसा निकालोगे। और जब भी आपको संचित निधि से पैसा निकालना है तो मैंने आपको बताया आर्टिकल 114 जो हम पीछे बात कर रहे थे, अप्रोप्रिएशन बिल जो लेके आते हैं, वो एक तरीका है जिसके माध्यम से आप कहते हो कि हमें इतने पैसे की जरूरत है, तो मुझे इस अप्रोप्रिएशन की जरूरत है, तो ये अप्रोप्रिएशन आप प्लीज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दे दो। ऐसा सरकार पार्लियामेंट के अंदअंदर गुहार लगाती है आर्टिकल 114 के माध्यम से। पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड से, और कंसोलिडेटेड फंड का विवरण कहां मिलता है? आर्टिकल 266 सब क्लॉज 1 के अंदर। और जब तक ये अप्रोप्रिएशन बिल संसद से पास नहीं होगा, लोकसभा से पास नहीं होगा, आप संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते। संचित निधि में पैसा रखने की कोई सीमा नहीं है। क्यों नहीं है? संचित निधि के अंदर सरकार का जैसे जैसे बजट बढ़ता जाएगा उतने पैसे उसके अंदर आते जाएंगे, और ये जो बजट है जैसे जैसे आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ेगा। जैसे आज हम कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था करीब करीब 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, बोला जाता है ऐसा, और भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के अंदर चौथे नंबर पे। भाई ऐसा तो है नहीं कि हम पहले से चौथे नंबर पे थे, हमने उन्नति करी, हमने वृद्धि करी, हम 9वीं अर्थव्यवस्था थे, 9वीं से आज हम चौथी पहुंचे, और ऐसा भी बोला जा रहा है कि 2030 तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तो जब आप अर्थव्यवस्था बड़ी बनोगे इसका मतलब आपके पास पूंजी, आपका जो फंड है वो बढ़ गया। वो जो फंड है वो जब बढ़ता है तो कंसोलिडेटेड फंड में रहता है। तो इसलिए कंसोलिडेटेड फंड, आपकी जो संचित निधि है उसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन आकस्मिक जो निधि है इसका हमेशा पार्लियामेंट अप्रूवल देती है। कौन देती है इसका अप्रूवल? पार्लियामेंट, हमारी संसद देती है। तो इनिशियली पहले कितना था? ये 500 करोड़ था, और 500 करोड़ को बढ़ा के वर्तमान में ये 30,000 करोड़ रुपए, तो 30,000 करोड़ तक का फंड आकस्मिक निधि में रखा है। जब भी जरूरत होती है इसके माध्यम से, इस कंटीजेंसी फंड के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। अब इसकी एक और इंपॉर्टेंट विशेषता है, जो मैं बातें आपको बोल रहा हूं, प्रश्न इसमें से उठ के ही आएंगे। अगर आपने इन बातों को समझ लिया आपके काम हो गया। और दूसरा देखो, हमने कोई यहाँ पर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर तो बनना नहीं है, जो अपने सिलेबस में दिया है उस चीज पे हमारा कंसेप्ट है बड़े ही क्लियर होने चाहिए, और बिल्कुल आम भाषा में बता रहा हूं, तो मुझे लगता है आपको समझ में भी आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि आप इन चीजों को प्लीज उसमें आप कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ रिव्यू दें। अगर आपको अच्छा लगा तो अच्छा बताएं, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो वो भी बताएं, ताकि पता चलेगा कि मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, हमारे संस्थान को क्या इंप्रूव करना चाहिए। तो वो आपकी जिम्मेदारी है, और इसको आप थोड़ा सा दायरा बढ़ाएंगे तो हमारी भी ग्रोथ होगी, और आपको भी एक कम से कम रिवॉर्ड देने का मौका मिलेगा। अब ये जो कंटीजेंसी फंड है, आकस्मिक निधि है, 30,000 करोड़ इसकी सीमा है। अब इसके अंदर से जब भी आप पैसा निकालो, आपको किसी सरकार को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर कंट्रोल किसका है? थोड़ा सा इसको मिटा के वापस और ढंग से समझ लेते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट जो नहीं कवर किए वो भी बात कर लेते हैं। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया कि इन दोनों के ऊपर कंट्रोल किसका है? इन दोनों के ऊपर कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का, यानी कि संसद का। लेकिन दोनों में एक बहुत अच्छा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? कंसोलिडेट फंड यानी कि संचित निधि से पैसा तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि संसद इसका अनुमोदन ना कर दे। अनुमोदन के लिए आप क्या लेके जाओगे? आर्टिकल 114, और ये कहां लिखा है? आर्टिकल 266 के सब क्लॉज 1 के अंदर। अब ये तो, इससे पैसा तब निकालोगे जब संसद अनुमति दे देती है। आकस्मिक निधि में से पैसा आप बिना संसद की अनुमति के निकाल सकते हो। और ये दोनों फंड है किसके पास में? सरकार, गवर्नमेंट के पास में। गवर्नमेंट एक तरह से कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव है, तो एग्जीक्यूटिव को कंटीजेंसी फंड में ज्यादा पावर है। कैसे? मान लीजिए सरकार को जरूरत पड़ी, सरकार ने 30,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ रुपए निकाल दिए, और सरकार जब ये पैसा निकालती है, हालांकि वैसे तो डिक्लेयर करती है, लेकिन उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है संसद को कि मैंने पैसे निकाले। लेकिन जब आप पैसा निकाल लेते हो उसके बाद आपको संसद को बताना पड़ता है कि साहब हमने ये पैसा निकाला और हमने ये पैसा डाल दिया। इसमें ऐसा नहीं कि एक बार आपने निकाल दिया तो उसको वापस नहीं, उसको अंदर वापस को, जब भी आपका पर्पस पूरा हो गया, आपके पास पैसा आ गया, आप उसको डालना भी है। तो कंटीजेंसी फंड से पैसा बिना संसद की अनुमति के होते हुए भी सरकार उससे निकाल सकती है, लेकिन जैसे ही उसका कार्य पूर्ण होता है तो सरकार को उसके बाद संसद को ये बताना होता है और अपनी अकाउंटेबिलिटी तय करवानी होती है। तो ये दोनों के अंदर फर्क होना चाहिए, बता दिए। तीसरा क्या है आपका? पब्लिक अकाउंट है। ये आर्टिकल, ये जो आपका कंटीजेंसी फंड है ये आर्टिकल 267 के अंदर लिखा हुआ है, और जो पब्लिक अकाउंट फंड है वो 266 क्लॉज 2,
इसीलिए आपको क्लॉज का बोला था मैंने कि क्लॉज आपको याद करना है कि जो हमारा संचित निधि है वो 266 एक में, और जो पब्लिक अकाउंट है वो 266 दो के अंदर। अब इसके ऊपर कंट्रोल है वो गवर्नमेंट का होता है, इसका संसद का कोई लेना देना नहीं है। सबसे अच्छी बात तो इसकी ये है, और इसकी भी कोई सीमा नहीं है। क्यों सीमा नहीं है? सीमा नहीं होने का भी कारण होता है कि बाहर जो हमारे विदेशों के अंदर भारतीय कार्य कर रहे हैं, वो अपने यहाँ जो पैसा भेजते हैं वो सारा का सारा रेमिटेंस कहाँ रहता है? पब्लिक अकाउंट के अंदर। इसके अलावा भी यदि आपका कोई उधार पैसा भी आया है और जो कि आपके कंसोलिडेट फंड में नहीं गया, वो पैसा भी आपका एक बार किस में रहता है? पब्लिक अकाउंट के अंदर रहता है। तो ये तीन मेन हमारे सरकार के पास फंड है, अकाउंट है, इन अकाउंट के अंदर हमारा पैसा रहता है। तो ये चीज यहीं क्लियर होगी, तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी था। जब तक चीजें लिंक नहीं होगी तो हमें अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो हम यहाँ चर्चा कर रहे थे, तो ये हमने सारा का सारा आपको हेड बता दिए, रेवेन्यू, कैपिटल, और ये जो पैसा हमारे इन रिसिप्ट के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे जो पैसा हमारे पास आता है वो उसके हमने तीन अकाउंट बात कर ली आर्टिकल 266 के अंदर। 266 का सब क्लॉज 1 के अंदर आपका संचित निधि, 267 के अंदर आपका आकस्मिक निधि या फिर आपका कंटिजेंसी, और उसके बाद आपका लास्ट के अंदर हमारा पब्लिक फंड, तो वो आपका आर्टिकल 266 सब क्लॉज 2 के अंदर मेंशन है। तो ये चीजें हमने बात कर ली। फिर हम इसके अलावा क्या बात कर रहे थे? ये होने के बाद फिर हमने बोला था कि ये आर्टिकल 114 की बात कर ली। अब आया आपका आर्टिकल 115। अब 115 में क्या लिखा है कि यदि आपको कोई सप्लीमेंट्री पैसा चाहिए, आपको एडिशनल फंड चाहिए, आपको एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। अब एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा ग्रांट मतलब क्या है? कि आपने बजट के अंदर, मैंने आपको बताया बजट के अंदर आपने एक्सपेंडिचर में बताया कि हमें सपोज ए स्कीम को चलाना है, जैसे कि पीएम धन धान्य योजना है। हालांकि पीएम धन धान्य योजना के लिए तो कोई फंड का सिस्टम ही नहीं है। मान लीजिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर सरकार ने बोला कि हम 40,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर मानते हैं कि ये वित्त वर्ष 2025-26 में होगा। और ऐसा ही सरकार ने एक और अनुमान लगाया स्कीम बी के लिए, वो है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इसके अंदर आपने अनुमान लगाया सरकार ने कि इसके अंदर हमारा खर्चा कितना हो जाएगा? करीब करीब 60,000 करोड़ का। अब मनरेगा के अंदर तो आपको पता ही है 100 दिन का रोजगार तो हर एक परिवार में से एक जने को देना ही देना है। यदि आप उसको काम नहीं दे पाए 15 दिन के अंदर, तो आप उसको पैसे देने। तो इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि सरकार का खर्चा बढ़ जाए, और इसके अंदर भी हो सकता है भाई मान लीजिए कोई त्रासदी आ गई, फसलों को नुकसान पहुंच गया, तो सरकार का भी खर्चा बढ़ जाएगा। अब ये जो 60,000 करोड़ रुपए सरकार ने एक्सपेंडिचर माना था, मान लीजिए ये 60,000 करोड़ कितना हो गया? 80,000 करोड़। और ये जो आपका फसल बीमा योजना के अंदर 40,000 करोड़ था, वो पहुंच गया कितना? 45,000 करोड़। तो यहाँ आपने जितना बजट के अंदर पैसा मांगा था उससे 5,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लग गए, और यहाँ जितना आपने बजट में पैसा मांगा था उससे 20,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लग गए। तो यानी कि इस स्कीम वाले पोर्शन के अंदर सरकार ने 20,000 यहाँ 25,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर दी। तो ये जो 25,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए, इसका प्रावधान तो आपने कहीं भी 112 के अंदर दिखाया नहीं वार्षिक वित्तीय विवरण में। तो आपके पास एक ऑप्शन दिया है संविधान ने कि आप आर्टिकल 115 में जाओ और वहां पे सप्लीमेंट्री डिमांड कर लो कि साहब मुझे ये जो 25,000 करोड़ रुपए खर्च हो गया एक्स्ट्रा इस स्कीम और इस स्कीम, इसके लिए पैसा चाहिए। निकालने के लिए फिर से आपको आर्टिकल 114 का इस्तेमाल करना पड़ेगा अप्रोप्रिएशन, लेकिन वो आर्टिकल 115 में आप डिमांड करोगे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। ये वाला पैसा कहां से आया, ये 115 क्या काम कर रहा है, 113 का क्या काम है, 114 क्या काम, 112 का क्या काम, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आ जाओ आप यहाँ पे, आर्टिकल 116 बोल रहा है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, पहले आप देखो सबसे थोड़ा सा एक समझो आप चीज को, हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या है। फाइनेंशियल ईयर होता है, हम आज की तारीख में मानते हैं कि 1 अप्रैल किसी भी वित्तीय वर्ष का, अगर हम वित्तीय वर्ष 2025-26 लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 माना, तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 30 मार्च 2026 की जो अवधि है वो आपका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 काउंट होगा। ये हमारा वार्षिक एक हम वर्ष जो माना वही है, वित्तीय वर्ष यही होता है। अब इस वित्तीय वर्ष के लिए आप पैसा मांग रहे हो, इसके लिए पैसा मिलता है, लेकिन कई बार आप जानते हैं कि जो हमारा क्या है, बजट सेशन है, ये जो बजट सेशन लंबा चल पड़ता है। और पहले तो बजट सेशन 1 मार्च के बाद स्टार्ट होता था, 28 फरवरी को बजट पेश होता था। तो इस कारण से क्या 1 अप्रैल को आप
नया वित्त वर्ष स्टार्ट हो गया लेकिन फंड नहीं मिल पाते थे। जब आपके पास फंड नहीं मिल पाते थे तो सरकार क्या करती थी, आपके आर्टिकल 116 के अंदर वोट ऑन अकाउंट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? वोट ऑन अकाउंट। इसके अंदर सरकार क्या करती थी कि सर देखो, पूरे 12 महीने के लिए जितना मेरा पैसा बन रहा है, वो उस पैसे में से सरकार क्या बोलती थी कि 2 महीने के लगभग पैसे मुझे एडवांस में दे दो, ताकि जब बजट का डिस्कशन चलता रहेगा तो जो हमारी वित्तीय वर्ष की अवधारणा वो चलती रहे, सरकारी काम चलते रहे, स्कीम्स हैं उसमें पैसा आता रहे, कोई भी काम रुके ना, बिना रुकावट के काम चले। इसलिए आर्टिकल 116 में वोट ऑन अकाउंट दे रखा था। इस वोट ऑन अकाउंट में आप अपने वार्षिक वित्तीय विवरण के अवधि में से कुछ समय का पैसा पहले ले लेते हो। तो इसके अंदर जो वोट ऑन अकाउंट के अंदर मान लीजिए आपका पूरा बजट 5 लाख करोड़ का है, 5 लाख करोड़ रुपए का हमको मान लो बजट है, तो इस 5 लाख करोड़ में से आप बोलते हो सर हमें 50,000 करोड़ रुपए आप दे दो। समझे आप? तो ये पैसा 10% के आसपास हो गया। ये पैसा आपको वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से मिलेगा और ये सरकार, इसको गवर्नमेंट को पावर है कि वो अपनी अलग अलग मंत्रालय मिनिस्ट्री को पैसा दे दे और खर्च कर दे। तो इसीलिए हमने वोट ऑन अकाउंट का प्रावधान आर्टिकल 116 में डाला। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, मौका मिला है तो देखो, सबसे पहले हमने देखा आर्टिकल 112, जिसके अंदर क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। फिर हमने देखा आर्टिकल 113। आर्टिकल 113 क्या था आपका? आर्टिकल 113 में था आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। फिर ये आपका आर्टिकल, हाँ, इसमें आपको क्या है, जो भी आपके एक्सपेंडिचर हैं या आपके एस्टिमेट हैं, जो भी आपके अनुमान हैं, इन एस्टिमेट को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, विवरण है। फिर आ गया आपका आर्टिकल 114। इसके अंदर क्या है आपका? अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन बिल है जिसके माध्यम से आप पैसा निकालते हो। फिर आपका आ गया आर्टिकल 115। जब किसी स्कीम के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे खर्च जाते हैं तो यदि उसके ऊपर आपको क्या चाहिए, सप्लीमेंट्री ग्रांट चाहिए, सप्लीमेंट्री फंड चाहिए, तो इन सप्लीमेंट्री फंड्स के लिए डिमांड आप कहां कर सकते हो? आर्टिकल 115 में। फिर आ गया आपका आर्टिकल 116। 116 में हम बात कर ही रहे हैं, अब जो हमें अभी बात करी, 116 के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, वोट ऑन अकाउंट के लिए पैसे की डिमांड कर सकते हो। अब वोट ऑन अकाउंट क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे। वो जब तक हमारा बजट के अंदर बजट पारित नहीं होता संसद से, तब उस अवधि के लिए पैसे चाहिए ना। तो ऑलरेडी संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि आप तो आर्टिकल 116 का इस्तेमाल करो और 2, 2.5 महीने, 3 महीने के लिए, जितनी अवधि के लिए आपको पैसे चाहिए वो आप ले लो। ऐसा नहीं कि आप पूरे साल का पैसा मांग लोगे, वो लगभग 10% के आसपास होता है, उतना पैसा ही संसद से पारित करके दिया जाता है। तो इसलिए मैंने कहा था संचित निधि से कोई पैसा निकलेगा ना, वोट जरूर होगा, चाहे उस पर डिस्कशन करो चाहे ना करो। कई बार कोई बोलेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या फिर हमारे जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं या फिर जज होते हैं या फिर जो आपके यूपीएससी मेंबर है, तो उनकी जो सैलरी होती है उसके ऊपर तो कोई डिस्कशन नहीं होता। बिल्कुल सही बोला आपने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन वगैरह हैं तो उनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता। लेकिन उसके अंदर बिना डिस्कशन के भी वो उस हमारे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे पैसा आएगा। लेकिन आपको क्या उसमें डिस्कशन नहीं करना है, वोट करना है, पैसा उसमें से निकाल लो। तो बिना वहां से बिना पारित हुए तो कोई पैसा नहीं निकलेगा। तो ये हो गया आपका वोट ऑन अकाउंट। फिर इसके बाद आपका आर्टिकल 117 आता है, वो क्या आपका फाइनेंस बिल है, वित्त बिल जिसको बोलते हैं। कौन सा बिल है? फाइनेंस बिल है। ठीक है, तो ये हम जैसे जैसे बात कर रहे हैं थोड़ा सा रिवीजन होने से चीजें मजबूत हो जाती है। देखो अब देखो ये रहा आपका आर्टिकल 117। तो 116 तो क्लियर हो गया। अब 117 के अंदर क्या है, फाइनेंस बिल के बारे में बात करी है, वित्त बिल क्या होता है। तो जो भी बिल जिसमें से 1-2 रुपया भी निकालना है आपको, वो जिसके अंदर भी कोई कर का प्रावधान है, 1 भी रुपया आपको वहां से निकालना है या 1 भी रुपया आपको कहीं से ऐड करना है, वो सारे के सारे वित्त बिल होते हैं, फाइनेंस बिल होते हैं। तो ये जो फाइनेंस बिल है उसका विवरण कहाँ मिलेगा आपको? आर्टिकल 117 में। परीक्षा में पूछा जाता है आर्टिकल 117 का रिश्ता 110 से क्या है। जो 110 है ना वो क्या है आपका? वो आपका मनी बिल है। तो आर्टिकल 110 क्या है? मनी बिल है। और आर्टिकल 117 क्या है? वित्त बिल है। थोड़ा सा आपको समझना होगा। अब जो एक मनी बिल है ना वो भी एक प्रकार का वित्त बिल ही है, लेकिन मनी बिल के जो प्रावधान है वो अलग है। और मनी बिल का विवरण कहाँ लिखा है? आर्टिकल 110 के अंदर। तो ये 110, 117 बिल्कुल याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका आर्टिकल 280, ये हमारा फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, जो ये डिसाइड करता है
कि जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो पैसे का बंटवारा होगा वो कैसे होगा। भाई आपने टैक्स कलेक्शन किया, सरकार के पास पैसे आ गए, सरकार केंद्र सरकार को बोलेगी मैं राज्यों को पैसा क्यों दूं। तो इसका ऑलरेडी हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 280 में लिखा है कि केंद्र के पास जितना पैसा आएगा उसमें से राज्य को कितना जाएगा, उसको तय करने के लिए एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। वो फाइनेंस कमीशन तय करेगा 5 साल की अवधि के लिए कितना पैसा राज्यों को जाना है। अब जैसे से आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 3 टियर आ गया है, यानी कि पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज भी आ गई है। तो वो जो हमारा 72 और 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये बदलाव लाए गए 1992 और 3 में, तो उसके बाद से अब क्या है, जो हमारा फाइनेंस कमीशन है ना, वो क्या करता है, वो 3rd टियर के लिए भी रिकमेंडेशन देता है। और ये 3rd टियर कौन है, पंचायती राज की संस्थाएं हैं, जो आपका निगम वगैरह है उनकी बात कर रहा हूँ, अर्बन लोकल बॉडीज है उनकी बात कर रहा हूँ। तो इसका विवरण भी अब फाइनेंस कमीशन देता है, जबकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम तो हमारे यहाँ पे 3rd टियर था नहीं। तो जब 3 टियर बना तो उसके बाद हमने इसके पावर्स को बढ़ा दिया। क्लियर है। तो ये फाइनेंस कमीशन की बात। फिर अभी मैंने आपको ऑलरेडी 3 मैंने अकाउंट बता दिए जिसके अंदर सरकार का सारा पैसा पड़ा रहता है। तो आपने देखा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड देखा और पब्लिक अकाउंट देखा। उन तीनों में पैसा रहता है। उन तीनों का विवरण कहाँ है, आर्टिकल 267 और 267 के अंदर। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया था, दोबारा से बोल देता हूं। उसके अंदर हमने देखा था जो कंटीजेंसी, जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि संचित निधि, फिर आपका आ गया कंटीजेंसी फंड जिसको बोला था आकस्मिक निधि, और तीसरा था आपका पब्लिक अकाउंट। इन तीनों की बात करी और इन तीनों में मैंने आपको क्लियरली बताया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जिसमें से कोई भी 1 रुपया निकालो संसद की अनुमति के बाद ही निकलता है, पारित होने के बाद। इसका विवरण संविधान के आर्टिकल 267 के सब भाग 1 के अंदर लिखा है। आकस्मिक निधि की बात करें तो ये संविधान के आर्टिकल 267 में लिखा। यदि आप पब्लिक अकाउंट की बात करें, ये संविधान के आर्टिकल 266 सब क्लॉज 2 में लिखा है। क्लियर है। तो ये बात ऑलरेडी हमने कर ली, तो ये चीजें भी हमने देख ली। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने आज देखी है और डिस्कशन किया। तो ये सारी चीजें आपने देख ली। तो हमने संविधान के जो मुख्य आर्टिकल थे जो कि किससे जुड़े हुए हैं, बजट से जुड़े हुए, उसकी बात कर ली। अब इसके साथ थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि कौन से टाइप के आपके बजट होते हैं। सबसे पहला यूनियन बजट बताया आपको। यूनियन बजट कुछ नहीं है, बजट सब संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है। उसके लिए क्या लिखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरा, हिंदी वाले बच्चे ना टेंशन लें, जो यहाँ पे टर्म मैंने इंग्लिश में लिखी है कोई बात नहीं, बात कर रहा हूँ हिंदी में भी कर रहा हूँ। और जो आपके नोट्स हैं वो बाइलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेज के अंदर अलग अलग प्रोवाइड किए जाएंगे, तो उसको आप रिवीजन करोगे, समझे। दूसरा, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको जो आर्टिकल्स थे वो पता होना चाहिए। अब इतनी सी टर्म है, ठीक है, और थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी आना भी चाहिए। तो ये आपको बस पता होनी चाहिए। वहां ऑप्शंस मिलेंगे, हमें एलिमिनेट करना है और सही उत्तर तक पहुंचना। स्टेटमेंट में सवाल आए, ढंग से समझना है। अभी प्रश्नों का स्तर ऐसा है, आपकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है बजाय की भाषा के। मैं तो प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन मेरा फिर भी आपसे निवेदन है, समझना ज्यादा जरूरी है बजाय की भाषा के। तो ये बजट का समझ गए आप, मतलब जो आर्टिकल 112 बात करता है वो बजट। रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट आपको बता दिया था, जिसके अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट, राजस्व की प्राप्तियां, राजस्व खर्चा। कैपिटल बजट यानी कि जो स्थायी पूंजी का प्राप्ति और उसका खर्चा। अब सप्लीमेंट्री बजट, सप्लीमेंट्री बजट कहां मिला था, मैंने आपको बताया था आर्टिकल 115। देखो ये मौका होता है अच्छा सा रिवीजन करने का, ठीक है। आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री ग्रांट की जो बात करी वो वोट ऑन अकाउंट, आर्टिकल 116 ऑलरेडी बात कर रखी। ये बजट के टाइप ही हैं। आप देखो, वोट अकाउंट में आप अलग से पैसा लेके जा रहे हो, अलग तो नहीं है ना। अब एक होता है अंतरिम बजट। अभी पता नहीं किसी परीक्षा में पूछा गया था, लास्ट ईयर 2024 के लास्ट में पूछा गया था, या हाँ यस, क्यों पूछा गया, जब सरकार का कार्यकाल पूरा नहीं है, सरकार के पास समय कम ही है, तब क्या होता है, मान लो 6 महीने की अवधि के लिए आप बजट लेके आए। सरकार का कार्यकाल पूरा न होने की स्थिति में सरकार के द्वारा लाए गए बजट को इंतरिम बजट कहते हैं। तो यही बजट लास्ट ईयर आया था, जब राजस्थान के अंदर भी जो हमारे अशोक गहलोत गवर्नमेंट थी वो लेके आई थी, तो इसलिए प्रश्न पूछा गया था। तो इंतरिम बजट क्या होता है, बजट बाय आउटगोइंग गवर्नमेंट बिफोर इलेक्शंस, इलेक्शन से पहले। क्योंकि देखो इलेक्शन में तो आप बजट लेके आओगे, पता नहीं कैसे कैसे प्रावधान करोगे, लोग उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो उससे क्या होगा, आप इलेक्शंस थोड़े से ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे। तो इसके लिए ये भी प्रावधान हमें इंतरिम बजट का मिलता है।
जब नई सरकार बनती है तो वो पूरा बजट दोबारा लेके आती है। अब जो पैसे आपने 6 महीने के लिए लिए वो उसमें से माइनस हो जाएंगे। इसके अलावा होता है एक जीरो बजट, जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट आप सिंपल सोचो, किसी चीज का कोई आधार नहीं है, मतलब जीरो। सबसे पहले आपको जीरो बेस बजट का मतलब यही होता है, हिंदी में नाम भी यही है, शून्य आधारित बजट। तो जीरो बेस बजट का मतलब ये है कोई आधार नहीं है, शून्य आधार है। आपको हर चीज एक्सप्लेन करनी है कि साहब मुझे पैसा क्यों चाहिए, और इस जीरो से आपको पैसा दिया जाएगा। मान लीजिए कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलती आ रही है, और इस वर्ष वित्त वर्ष के अंदर आप उसी स्कीम को दोबारा पैसे देते हो, तो वो जीरो बेस बजट नहीं है, वो आउटकम बजट है, परफॉर्मेंस बजट है। यानी कि आप क्या देखोगे कि अच्छा ये जो नरेगा स्कीम चल रही थी, आपने लास्ट ईयर 40,000 करोड़ रुपए खर्च किया, आपकी परफॉर्मेंस ये थी, तो आपके जो उद्देश्य थे वो आपने प्राप्त किए, तो हम आपको इस बार 40 की जगह 42,000 करोड़ रुपए देते हैं। वो हो गया आपका आउटकम बजट या परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। आपने पिछले वर्ष कितना अच्छा काम किया उसके आधार पर पैसे दिए जाएंगे। वर्तमान में यही चल रहा है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग भारत के बजट का मुख्य अंग है, और इसीलिए परफॉर्मेंस बजटिंग या आउटकम बजटिंग कई बार एक लाइन में लिखा हुआ आ जाता है। पूछ लेते हैं क्या होता है, तो बस वही होता है कि जो स्कीम उसको हम पैसा दोबारा दे रहे हैं, उस स्कीम की परफॉर्मेंस के आधार पर पैसा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटकम बजट या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट क्या होता है, आप बिल्कुल नई स्कीम लेके आए हो, उसका कोई आधार नहीं है, उसको आप पैसा देते हो, तो जीरो बेस है। आपको सब कुछ समझाना पड़ेगा, सर हमको ये पैसा चाहिए प्लीज, क्यों चाहिए, इसलिए वो हमारा कोई आधार नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो बेस बजट। इसके अंदर जिम्मेदारी क्या होती है, ज्यादातर देने वाले की होती है, जबकि परफॉर्मेंस बेस्ड बजट में क्या होती है, जो पैसा लेना चाहता है उसकी जिम्मेदारी होती है। अब होता है एक जेंडर बजट। जेंडर बजट का मतलब ये आप जानते हैं, हमारे यहाँ पे जेंडर का मतलब क्या है, एक पुरुष जेंडर है, एक महिला है, एक ट्रांसजेंडर है। आप महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कितना पैसा खर्च कर रहे हो, उसको बोलते हैं जेंडर बजट। राजस्थान सरकार अलग से लेके आई थी, और केंद्र सरकार भी दिखाती है कि जेंडर बजट में हम कितना पैसा लेके आ रहे हैं। अब क्या कर रहे हो आप, वुमन के सेंट्रिक, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए पैसा लेके आ रहे हो, तो ये जो आप कार्य कर रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर बजटिंग कहते हैं। तो हो गया क्लियर, ये कुछ बजट के टाइप्स है जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ये हो गई बात, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली। फिर यूनिट बजट ये सेम है, आपका रेवेन्यू, फिर कैपिटल, फिर रेवेन्यू के अंदर टैक्स और नॉन टैक्स, कैपिटल के अंदर आप जो पैसा उधार लेते हो, कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि आपने परिसंपत्तियां बेची। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, कोई सैलरी दे दी, कोई इंटरेस्ट पे कर दिया, तो वो हो गया। कैपिटल के अंदर क्या होता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क बना दी आपने, कोई नया डैम क्रिएट किया, तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। बड़े बड़े कोई भी आप लोन है वो उसका करते हो आप रीपेमेंट, तो ये सब एक्सपेंडिचर है, या आपने कोई एसेट क्रिएट किया। क्लियर है, फिर आगे आते हैं ये। अब बजट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, वो जो डॉक्यूमेंट है बजट के साथ संसद के पटल पर पेश किए जाते हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा सा इसको, ये ओरिजिनली जो हमारा बजट था 2025 का, उसका पहला पेज है, की टू बजट डॉक्यूमेंट कौन से। तो इसके अंदर सबसे पहले आर्टिकल 112 में जो चीज लिखी थी वो यहाँ पे मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। फिर आपकी क्या डिमांड्स है, फिर उसके बाद फाइनेंस बिल, आर्टिकल 117, ये 3। अब इसके साथ ना एक एफआरबीएम एक्ट है जिसका फुल फॉर्म क्या है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। क्या है इसका नाम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं, इंग्लिश में ही नाम है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। नाम बिल्कुल याद होना चाहिए, हर परीक्षा में एक प्रश्न एफआरबीएम से पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो एफआरबीएम एक्ट क्या है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। कब आया, साल 2003 के अंदर। क्यों लेके आए, तो 2003 के अंदर हम ये लेके आए क्योंकि देखा गया सरकार का जो लोन वगैरह बढ़ रहा है। 1997 1998 के अंदर क्राइसिस आए थे, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, हमारा उसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि सरकार को रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं हमें फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट को मैनेजमेंट के लिए एक्ट लेके आने की जरूरत। ये लेके आए इसके तहत आज भी जब भी कोई भी वार्षिक बजट आता है उसके साथ आपको 2 डॉक्यूमेंट बजट के साथ पेश करने पड़ते हैं। एक तो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक, और एक मीडियम टर्म। जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट देते हो आप 3 साल का, और दूसरा मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी। तो ये एक्चुअली तो 3 है, एक तो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, दूसरा है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी। अब ये करीब करीब 3 साल का आपका क्या प्लानिंग है फिस्कल मैनेजमेंट को लेकर के,
घाटे वगैरह जो होते हैं उनको लेकर के आपका क्या विजन है। तो ये इसके लिए लेके आया गया था एफआरबीएम। इसके अंदर कई बार बदलाव हुए, 2012 के अंदर हुआ, 17 के अंदर हुआ, 20 के अंदर हुआ। उसके बाद एनके सिंह कमेटी बनीगी इसके ऊपर, जो कि 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी थे। इसके बिल्कुल इसकी बात करेंगे, लेकिन बजट के अंदर इससे रिलेटेड भी आपके टोटल 3 डॉक्यूमेंट होते हैं। फिर ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर का प्रोफाइल कैसा है, बजट एट ए ग्लांस। इस बजट एट ए ग्लांस के अंदर क्या लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बताया कंटीजेंसी फंड है, वो 30,000 करोड़ रुपए उसकी सीमा है। फिर मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन इन द फाइनेंस बिल, फिर आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क और बजट के क्या क्या मेन प्रावधान है और कैसे हम इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ये सारी की सारी बातें बजट के कुछ डॉक्यूमेंट है। कई बार यही पूछ जाता है इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो ये इसके लिए आपको रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये ऑलरेडी सेम चीज है, मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए रखा है। देखो कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो आपको ओरिजिनल दिखा है वही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट, अप्रोप्रिएशन बिल भी होता है आर्टिकल 114 वाला, फाइनेंस बिल आर्टिकल 117, बजट डॉक्यूमेंट जो कि एफआरबीएम एक्ट के संदर्भ में, तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी की स्ट्रेटेजी और मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी का स्टेटमेंट। तो ये कुछ 3 चीज ये हो गई, बजट एट ए ग्लांस और हाईलाइट, ये इसके कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है। तो आज की क्लास का डिस्कशन हम यहीं तक करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम बजट वाली इस क्लास को खत्म कर देंगे और बस नेक्स्ट क्लास में क्या कुछ प्रश्नों का डिस्कशन भी करेंगे जो आज हमने डिस्कस किया, ताकि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। और जैसे ही हमारी ये बजट वाली क्लास खत्म हो जाएगी, इसके जो नोट्स हैं वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो द मैंडरिन एकेडमी के नाम से है। ठीक है, ये है। कोई भी दुविधा है कमेंट सेक्शन में डालें, इसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन भी होगा। ये जो हमारी पीपीटी की क्लास खत्म हो जाएगी, इसको अपलोड कर लिया जाएगा। चीजें आपको जो समझ में नहीं आई है प्लीज आप इसको हाथों हाथ उसमें डाल दें, कमेंट सेक्शन में बात कर लें और हमें वो फीडबैक दें, या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से वहां आप पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा, जो चीज पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा सा ढंग से समझें, ताकि आपको बाद में दोबारा कहीं और कुछ नहीं करना, रिवीजन करना है। आज हमने जैसे आर्टिकल की बात करी, हमने बजट के कौन से दस्तावेज हैं उनकी बात करी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रश्न यहीं से आता, चाहे आप कहीं से कुछ ही पढ़ लो, और यही आपके सिलेबस में लिखा है। तो आपको अपना ध्यान, फोकस, ओरिएंटेशन इसी तरफ रखना है, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल बेस्ट तरीके से हो। तो इसी के साथ मैंडरिन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप बने रहें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है आपका पक्का कंठस्थ और मजबूत हो जाएगा। 10% मार्क्स है वो इसके माध्यम से कर लेंगे, प्लीज इसको छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू, जय हिंद।